गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में 8वें पाठ की ओर चल रहे थे हम लोग। 8वां पाठ था गति के बारे में हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अंतिम सवाल देखे थे, चाल की परिभाषा और औसत चाल के बारे में कुछ देखा था। आगे चलते हैं, इसके आगे हमारे पास आज 8वां सवाल है। तो इस वीडियो का पहला यानी अगली सीरीज़ का ये 8वां सवाल, वेग की परिभाषा, सूत्र और एसआई मात्रक लिखिए। तो वेग की परिभाषा देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यह शब्द जो दिख रहा है वह भी वेग की परिभाषा का ही शब्द है। एक निश्चित दिशा में होने वाली चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में जो चाल होती हैं उसे पदार्थ की चाल, किसी भी वस्तु की चाल, उसे कहते हैं वेग। और भी वेग के बारे में लिखा है, लेकिन हमें उसके मात्रकों की बात करनी है। तो वेग, चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड, या तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरा सवाल है। परिभाषा हो गई, वेग का सूत्र हमारा बाकी रहे। ये रहा वेग का सूत्र। वेग का सूत्र क्या लिख सकते हैं? निश्चित दिशा में होने वाली चाल को वेग कहते हैं। ये रहा वेग का सूत्र, निश्चित दिशा में होने वाली चाल। उसके लिए हम लोग क्या शब्द लिख सकते हैं? यहाँ पर है हमारे पास निश्चित दिशा में होने वाली चाल के लिए वेग का सूत्र आगे से भी ले सकते हैं। वैसे दोनों के सूत्र जैसे ही हैं, बिल्कुल यही सूत्र आएगा, v बराबर s/t। वेग और चाल दोनों का सूत्र एक जैसा ही रहेगा। निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। आगे चलते हैं, सूत्र हो गया, परिभाषा हो गई, एसआई मात्रक हो गया। 9वां सवाल, औसत वेग की बात करते हैं। तो औसत वेग के लिए हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा ये जो दोनों को प्लस करके 2 से भाग दिया है ना, उसे माध्य कहेंगे। इस माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ये औसत वेग का सूत्र है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 करेंगे, ये उसका सांकेतिक सूत्र हो गया। यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 हो गया। सवाल नंबर 10, त्वरण की परिभाषा, सूत्र एवं इकाई एसआई मात्रक। त्वरण की परिभाषा के बारे में चलते हैं। यहाँ पर शब्द लिखा भी हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर है हमारे पास, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। उसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय में वह वेग बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण कितना मिलेगा? a बराबर v माइनस u/t। v यानी अंतिम वेग, ये जो v जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय t। आगे वेग की दिशा में, इस प्रकार ऊपर तो हमने देखा, उसको त्वरित गति कहा जा सकता है। यदि त्वरण जो है वह वेग की दिशा में है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, और त्वरण यदि वेग की विपरीत दिशा में है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
आगे और भी लिखा है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, यानी ये सवाल हमारे पास है एक समान त्वरित गति और असमान त्वरण की बात है। यहाँ से शुरू होता है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है तो घटता है या तो फिर बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति हमेशा एक समान त्वरित गति ही का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, जैसे कि यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती हैं तो तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ये असमान त्वरण की बात हो गई। आगे हम सवाल को याद करते हैं। समान त्वरित गति की बात हो गई। सवाल हो गए 11 सवाल हो गए। 11 के बाद अब आगे का सवाल है हमारे पास 12 नंबर। दूरी समय के ग्राफ के उपयोग से वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही काम का सवाल है। वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी समय ग्राफ आप लोगों को शब्द दिख रहा होगा, इसमें ये सब लिखना है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय का ग्राफ हम व्यक्त कर सकते हैं। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए ये जो x अक्ष है उसको समय लिया गया, ये जो y अक्ष है उसको दूरी लिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु की चाल। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग वस्तु की चाल। ध्यान से देखिए, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जो चित्र दिया गया है, बाजू में आप लोगों ने अभी चित्र देखा, ये वाला चित्र, ये चित्र आप लोगों को बनाना है। इस चित्र में दर्शाया गया अनुसार दूरी समय के भाग ए बी को लें। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। यह हमें भाग ए बी लेना है। तो यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास समय होगा t1 और यहाँ पर जाएंगे तो t2, यानी कितना परिवर्तन हुआ t2 माइनस t1। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो ये S1 और ये S2, तो मिलेगा S2 माइनस S1 और ये जो मिलेगा वो T2 माइनस T1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ही लिया गया, यहाँ पर पूरा समझाया गया है। पहले तो AB को लें। बिंदु A से X अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु B के Y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। देखते हैं त्रिभुज ABC को देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ABC का निर्माण होता है, यहाँ पर इसी की बात की गई है। आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर AC समय अंतराल के लिए हमारे पास T2 माइनस T1 है, मैंने पहले ही सिखा दिया, और BC जो है वह S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ के आधार पर देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने के लिए हमें कितना समय लगता है और कितनी दूरी तय होती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। वस्तु की चाल बराबर S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। तो यहाँ तक हमें लिखना है वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सवाल क्या था, फिर याद कर लेते हैं कि वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ के उपयोग से। तो ये सब आप लोगों को लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं 13 नंबर का सवाल। वेग समय के ग्राफ के उपयोग से कार द्वारा तय की गई दूरी देखेंगे। अब कार द्वारा तय की गई दूरी, तो वेग समय का ग्राफ हमारे पास यहाँ पर है और कार जो है यहाँ पर ए स्थान पर, यहाँ से गति करती हुई यहाँ पर आएगी। तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो ज्ञात करेंगे।
तो ये यहाँ पर आलेख के बारे में लिखा हुआ है, ये आलेख आप लोगों को बनाना है। सरल रेखा में चल रही वस्तु यानी कार के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये सब लिखना है आप लोगों को। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर दर्शाना है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा ही मिलेगी। चित्र में जो दर्शाया गया है उसके अनुसार एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गति कर रही है तो उसके वेग समय ग्राफ को आलेख में दर्शाया गया है। यहाँ पर दर्शाया गया है ये वाला आलेख, ठीक है। ये वाले आलेख में गति कर रही है तो उसका आलेख दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्रफल है, ये आप लोगों को जो क्षेत्रफल दिख रहा है वह क्षेत्रफल कितना होगा? विस्थापन के परिणाम के बराबर। विस्थापन यानी कार यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, इतना विस्थापन हुआ। इस क्षेत्रफल का माप इसी विस्थापन के परिणाम के बराबर हो सकता है। देखते हैं। चित्र में हमने देखा कि t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। इसलिए समय t1 और t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचेंगे। इस प्रकार लंब खींचेंगे। देखिए, ये दो लंब खींचेंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला। आगे चलते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को ऊंचाई AC तथा AC या BD और समय को t2 - t1 को लंबाई AC से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय t2 - t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? कार द्वारा तय की गई दूरी यानी आधार गुणा लंब। AC हमारे पास आधार है, उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और CD हमारे पास है t2 - t1 गुणा h। इसमें 40 और t2 - t1 को ले लेते हैं। प्रति घंटा यहाँ पे दोनों में कट गए तो किलोमीटर ही बचेगा। तो 40 गुणा t2 - t1 यानी हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 40 था हमारे पास, ये जो था वो 40 था, और ये जो था वह t2 - t1 था। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। इसका क्षेत्रफल यानी इसकी लंबाई मिल गई। तो यहाँ तक हमें काम करना है। इस सवाल का जवाब यहाँ तक आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग एक नया ग्राफ और हमारे पास हैं। खास करके महत्व का सवाल है ग्राफीय विधि के समीकरण। अच्छे से ठीक से पढ़ कर रखिए, बहुत ही काम का सवाल है। खास करके कहा जाए तो IMP सवाल इसी के अंदर होते हैं। पढ़ के रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाद में मिलते हैं।